अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम लोगों ने जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो हैं कॉलोनियलिज्म ऑफ सब कॉन्टिनेंट। सबसे पहले हम लोगों ने देखना है कि व्हाट इज़ कॉलोनाइजेशन। कॉलोनाइजेशन होती क्या है? When a powerful country takes control of another region for political and economic benefits, that is called the colonialism। आसान अल्फाज में हम अगर कहें तो जब एक पावरफुल कंट्री, कोई भी ताकतवर मुल्क होता है, वो किसी कमज़ोर मुल्क के ऊपर कब्ज़ा कर लेता है, उसके रिसोर्स को अपने मकासद के लिए यूज़ करना चाहता है और पॉलिटिकली भी वहाँ पे कंट्रोल हासिल कर लेता है, तो दैट इज़ कॉल्ड द कॉलोनाइजेशन ऑफ दैट कंट्री। ओके, नाउ व्हाट आर द काजेज़ ऑफ कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म की वजूहात क्या होती हैं? क्यों कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री को अपनी कॉलोनी बना लेता है? सबसे पहले तो इकोनॉमिक रीजंस होती हैं, यानी कि वो इकनॉमिकली अपने आप को मज़ीद पावर करना चाहते हैं। उस जो कंट्री होती है, कमज़ोर मुल्क होता है, उसके रिसोर्स को अपने मकासद के लिए यूज़ करना चाहते हैं ताकि इकनॉमिकली अपने आप को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर सकें। जैसा कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर हुआ था कि जब सब कॉन्टिनेंट को ब्रिटिश कॉलोनी बनाया गया था तो उस वक्त जो सब कॉन्टिनेंट था वो एक बहुत अमीर मुल्क था और फिर इसके रिसोर्स को जो ब्रिटिश कंट्री थी उसने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। इसकी वेल्थ को ब्रिटेन में मुंतकिल किया गया। तो ये इकनॉमिक रीजंस होती हैं जिसकी वजह से किसी भी कंट्री को जो है वो कॉलोनाइज्ड किया जाता है। देन अदर इज़ द पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल पावर अपनी इंक्रीज़ करने के लिए, पॉलिटिकल पावर हासिल करने के लिए भी किसी कंट्री को कॉलोनाइज्ड किया जाता है। ठीक है। अच्छा, इंडस्ट्रियल नीड्स होती हैं, जैसे जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ होती हैं उनकी नीड्स होती हैं कि उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए होता है। ठीक है, रॉ मटेरियल उन्हें सस्ते दामों चाहिए होता है जो उन्हें अपनी कॉलोनी से मिल जाता है, यानी कि ऐसी कंट्री से जो लेस पावरफुल कंट्री है और वहाँ से उसे रॉ मटेरियल आसानी से हासिल हो जाता है सस्ते दामों। ठीक है, इसी तरह से जो उनकी फिनिश प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे अगर कोई कंट्री है, इंडस्ट्रियल कंट्री है और वो बहुत सारी चीज़ें बनाती है तो उसको अपनी चीज़ें सेल आउट करने के लिए भी कंट्री की ज़रूरत होती है, तो वो फोर्सफुली उन कंट्रीज़ में अपनी चीज़ें सेल आउट कर देता है जिनको उसने अपनी कॉलोनी बनाया होता है। अनदर रीज़न इज़ द रिलीजन। रिलीजन भी बहुत अहम फैक्टर है। कोई मुल्क दूसरे मुल्क पर इसलिए भी कब्ज़ा कर लेता है ताकि अपने रिलीजन को वहाँ पे प्रमोट कर सके। जैसे ब्रिटिश कंट्री थी तो वो अपने रिलीजन यानी कि क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना चाहते थे, सो दे कॉलोनाइज द एशियन एंड अफ्रीकन रीजन्स। ठीक है, और इसके अलावा इसमें मिलिट्री इंपॉर्टेंस भी होती है। अपनी मिलिट्री को मज़ीद पावरफुल करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए और मिलिट्री पावर शो ऑफ करने के लिए भी कोई कंट्री जो है वो दूसरी कंट्री को कॉलोनाइज्ड कर लेती है। तो दैट आर द काजेज़ ऑफ कॉलोनियलिज्म, कि क्यों कोई कंट्री जो है वो किसी दूसरी कंट्री को अपनी कॉलोनी बना लेती है। अच्छा, जो साउथ एशिया था, साउथ एशिया फ्रॉम कॉलोनी टू एम्पायर, कि साउथ एशिया जो था वो किस तरह से कॉलोनी बना था ब्रिटिश एम्पायर की। तो फर्स्टली यहाँ पे जो ब्रिटिश थे वो एज अ ट्रेडर आए थे। ट्रेडर के तौर पर उन्होंने वर्किंग की। फर्स्टली तो वो आराम से ट्रेडिंग करते रहे, किसी किस्म की कोई उन्होंने इंटरफेरेंस नहीं की। बाद में उन्होंने अपनी हार्शर पॉलिसीज अपनाना शुरू कर दी और पॉलिटिकली भी हर चीज़ के अंदर इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी आर्मी बना ली और साउथ एशिया के ऊपर जो है उन्होंने गैन हासिल कर लिया और उसको आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बना लिया, यानी कि ब्रिटिश एम्पायर की कॉलोनी बना लिया। तो फर्स्टली वो यहाँ पे ट्रेडर्स के तौर पे आए थे और बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो यहाँ के हुक्मरान बन गए। नेक्स्ट है इन्वेजन दैट वीकेंड द सब कॉन्टिनेंट। अच्छा, वो कौन सी वजूहात थी जिसकी वजह से सब कॉन्टिनेंट जो था वो कमज़ोर हो चुका हुआ था? तो यहाँ पे जो अटैक्स हुए थे, पहले अटैक्स पर नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली एंड अदर्स वीकेंड द मुग़ल एम्पायर, कि मुग़ल एम्पायर के ऊपर नादिर शाह ने हमले किए थे जिसकी वजह से यहाँ पे इनका रूल बहुत शटर्ड हो गया था। अहमद शाह अब्दाली ने बार बार हमले किए थे जिसकी वजह से मुग़ल एम्पायर पहले से कमज़ोर हो चुकी हुई थी। तो जो एम्पायर पहले से कमज़ोर हो चुकी हुई होती है, पावरफुल कंट्रीज़ को मौका मिलता है कि उसको उस पर कब्ज़ा कर लिया जाए और उसको जो है वो कॉलोनाइज्ड कर लिया जाए। तो ये कुछ रीज़न थी, अफ़गान थी और पर्शियन इन्वेजन्स थी जिनकी वजह से सब कॉन्टिनेंट पहले से कमज़ोर हो चुका हुआ था। मुग़ल एम्पायर जो है वो वीक हो चुकी थी, उसकी पावर पहले वाली नहीं रह गई थी, शान शौकत पहले वाली नहीं रह गई थी।
उनकी पावर जो है वो बहुत कम हो चुकी थी, जिसकी वजह से जो यहाँ पे ब्रिटिश ट्रेडर्स आए थे उनको मौका मिल गया था, लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको मौका मिला था कि उन्होंने इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए आहिस्ता आहिस्ता वो रूलर बन गए थे यहाँ के, और उन्होंने सब कॉन्टिनेंट के ऊपर कब्ज़ा कर लिया हुआ था। अच्छा, सब कॉन्टिनेंट के ऊपर जब उन्होंने कब्ज़ा किया तो एकदम से कब्ज़ा तो नहीं कर लिया था उन्होंने, एज अ ट्रेडर आए थे यहाँ पे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सब कॉन्टिनेंट की डिफरेंट रियासतों के ऊपर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया था। कि यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स पाई जाती थी, इनकी रियासतें होती थी जिन पर राजा या महाराजा हुकूमत करते थे, तो उन्होंने डिफरेंट रियासतों पर आहिस्ता आहिस्ता कब्ज़ा करना शुरू किया, और फिर पूरे सब कॉन्टिनेंट के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। तो एक जो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, दैट वाज हैपेंड इन 1757। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड सिराजुद्दौला एंड गेन कंट्रोल ऑफ बंगाल। नवाब सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर हमला किया था ताकि उनकी बढ़ती हुई पावर को रोका जा सके, लेकिन उनके अपने ही जनरल मीर जाफ़र ने उनको बिट्रे किया था। ड्यू टू द बिट्रेयल ऑफ मीर जाफ़र, सिराजुद्दौला वाज डाइड एंड द बंगाल वाज गॉन अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, कि ये जो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 1757 में, इसमें नवाब सिराजुद्दौला ने बहुत ब्रेवरी से लड़ाई की थी, लेकिन उनके अपने ही जनरल मीर जाफ़र ने उनको साथ बिट्रे किया था, और उनके ख़िलाफ़ जो है वो ब्रिटिश आर्मी से मिल गया था, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला शहीद हो गए थे और उनकी डेड बॉडी को दरिया के अंदर फेंक दिया गया था। बाद में बंगाल के ऊपर जो है वो इस बैटल ऑफ प्लासी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल हो गया था, और वहाँ उन्होंने मीर जाफ़र ही को नया नवाब बना दिया था। ओके, and the last one is बैटल ऑफ बुक्सर 1764। अच्छा, ये जो बैटल ऑफ बुक्सर थी, इसमें जॉइंटली जो उस वक्त था मुग़ल एम्परर था शाह आलम टू, और नवाब शुजाउद्दौला, इसके अलावा जो बंगाल का नवाब था, इन सब ने मिलकर जॉइंटली ईस्ट इंडिया कंपनी पर हमला किया था ताकि इनकी पावर को कम किया जा सके, या ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो सब कॉन्टिनेंट से निकाला जा सके। बट अनफॉर्चुनेटली इन सबको डिफीट हुई थी, और ये इंडियन रूलर डिफीटेड होने के बाद, इंडियन रूलर की डिफीट होने के बाद यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल जो था मज़ीद स्ट्रेंथन हो गया था। तो 1764 की ये जो वार हुई थी, इसमें तकरीबन ये डिसाइड हो गया था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर से डिनाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे इलाकों पर उस वक्त कब्ज़ा कर लिया था। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आइंदा आने वाली वीडियोस को भी ज़रूर देखें। अल्लाह हाफिज़।